ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश को आजाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश के अनगिनत वीर सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। गुमनामी के अंधेरे में रहते हुए देश की सेवा का कार्य किया। इन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि वे प्रसिद्ध हुए या गुमनाम बने रहे। उनका बस एक ही कार्य था, वो थी देश की सेवा। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में हम आपके साथ साझा करते हैं ऐसे ही कुछ 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी श्रोताओं को उन गुमनाम वीरों के जीवन के बारे में बताना और उनके बलिदानों से अवगत कराना है। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने अभी तक कई गुमनाम वीर नायकों के बारे में सुना और आगे हम ऐसे ही और भी गुमनाम वीर नायकों के जीवन के बारे में जानेंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। शिक्षा का धाम 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है तेरी जय है।
गणना सिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। काव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन, संकलन एवं संकल्पना डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा एवं प्राचार्य डॉक्टर VK गुप्ता जी और कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर शोभा शुचे मैम और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। माधव विज्ञान महाविद्यालय द्वारा संचालित रेडियो दस्तक पर गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संदर्भ से जो वार्ताएं प्रसारित हो रही हैं, उन्हीं वार्ताओं के अंतर्गत मैं यहाँ आज अपनी वार्ता के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं डॉक्टर राम मोहन शुक्ल माधव विज्ञान महाविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूँ। मैंने सन 1975 में वनस्पति विज्ञान के शोध विद्यार्थी के रूप में यहाँ सर्वप्रथम विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया था और मेरे निर्देशक थे डॉक्टर अशोक कौल। तो मुझे गौरव है मैं ऐसे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का पूर्व छात्र रहा हूँ और यहाँ पर एक से एक मेरे गुरु रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा विकसित शोध केंद्र और अध्ययन केंद्र के रूप में अब माधव विज्ञान महाविद्यालय स्थापित हो चुका है। आजादी के गुमनाम नायक के इस प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारे जो युवा हैं वो ऐसे कौन से गुमनाम नायक जो कि जिनके बारे में अभी तक भारत में उनकी कोई खोज खबर नहीं की गई, उनके लिए हमें क्या काम करना होगा। ये आप सभी जानते हैं। सारा प्रस्तुतिकरण या कहें अपन किताबों में जो भी कुछ आ रहा है वो सब पूरा तो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी पहलू हमारे छूटते चले जा रहे हैं। यदि हम उनको देखें तो क्या जरूरी नहीं है कि हमें अपने आसपास ही हमें बहुत सारे ऐसे गुमनाम नायक आज़ादी के मिलेंगे जिनके बारे में या तो हमारी स्थानीय भाषा में कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा या गीतों के रूप में मिलेगा, या फिर हम कह रहे हैं कि नाना नानी की कहानी के रूप में, दादा दादी कहानी के रूप में उन्हें सुनाते रहे होंगे। और यही हमारा एक ऊपर से नीचे तक जो अभी तक जितनी भी हमारी पीढ़ियां आई हैं वहाँ तक हम उसको स्थानांतरित करते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमें हमारे बच्चों को वो चीज़ें हमारे दादा दादी नाना नानी या हमारे स्थानीय परिवेश से प्राप्त हुई हैं या नहीं। यदि हमारे युवा ऐसा सोचते हैं, यदि उनके मन में कहीं कुछ है, यदि उनको कहीं से कुछ प्राप्त हुआ है अपने इस परिवार में, तो उसको कैसे हम सारे लोगों के सामने ला सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में कभी कभी हिच भी होती है। कई बार युवाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं कि वो अपनी बात को कह सकें। मैं बधाई देता हूँ माधव विज्ञान महाविद्यालय और उनके जो भी स्टाफ है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर किया है।
मैं बात करना चाहता हूँ उज्जैन की, तो मुझे लगता है कि मेरे जो बाबा थे वो यहाँ पर शहर कोतवाल थे। ये उस समय की बात है जबकि अंग्रेज़ों का शासन था और आज़ादी हमें मिलने ही वाली थी। तब बहुत सारे आज़ादी के दीवाने ये सोचा करते थे कि ब्रिटिश जो फ्लैग है उसकी जगह कहीं हमारा तिरंगा फहराया जाए। ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा प्रसारण की स्थिति में रहता था, जैसे कि हम आज़ादी का संदेश बहुत ऊंचाई से दे सकें, लहरा कर दे सकें। इसमें मुझे लगता है कि इसमें भावे जी की मुझे याद आ रही है। शहर कोतवाल जो होता है, जो कि मेरे पंडित काशीनाथ शुक्ल उनका नाम था, स्वर्गीय पंडित काशीनाथ शुक्ल, वो शहर कोतवाल थे। उनके ऊपर ये था कि किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का कोई हरकत जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके द्वारा इस शहर में ना कर पाए। लेकिन वहीं हमारे भावे जी जो हैं, जिनके दिल में बहुत सारे अरमान जो हैं अपने देश की आज़ादी के लिए त्रोहित हो रहे होंगे, उनके मन में उनका उत्साह ऐसा आया कि उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया कि मैं कोतवाली के ऊपर अपना तिरंगा लहरा दूंगा जो आज़ादी का प्रतीक होगा। अब ये एक प्रकार का चैलेंज जो है शहर कोतवाल को हुआ। वो पूरी पुरजोर कोशिश करते रहे, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो नीचे से तो जा नहीं सकते थे, मुख्य दरवाजे से भी कहीं प्रवेश नहीं था, और वो भी ऐसे स्थान पर जहाँ की पूरी पुलिस लगी हो, जिनका दायित्व सुरक्षा का हो। तो भावे जी ने क्या किया होगा, यदि आप सोचें और अपने मन में ये बात करें तो लगेगा कि एक उत्साह से भरा हुआ उस समय का वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिसने कि पूरा अपना अस्तित्व इस काम के लिए झोंका, और उन्होंने मकानों के छतों से होते हुए वो किसी प्रकार से कोतवाली के मुड़ेर के ऊपर से होते हुए वो फ्लैग हटाकर और तिरंगा को फहराया। ये वो जज्बा है। आप सोचें कि कैसे ये कर दिया होगा, कैसे वहाँ तक गया होगा। आज के ज़माने में हम सोचते हैं हमारे पास सारे संसाधन हैं, हम स्वतंत्रता की उसमें जी रहे हैं, हमारा एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो हमें ये लगेगा कि हम अपने स्वतंत्र राष्ट्र को, जिसके ऊपर इस प्रकार के लोग, जिनके के ऊपर उनका जज्बा था, उनकी बहुत सारी बलिदानियाँ थी, जिसमें आप सभी उससे परिचित हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, इन लोगों को हम देखते हैं, चाहे रानी झांसी की रानी हो, तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसा कौन सी चीज़ वो है जिसके कारण उनको सिर्फ अच्छा, उस समय भी ब्रिटिश शासन काल में जो भी है अपने जीवनचर्या तो चली रही थी, लेकिन जीवनचर्या मुख्य नहीं होती है। एक हमारा स्वतंत्र अस्तित्व, एक हमारा स्वतंत्र राष्ट्र जिस पर कि हम गर्व सकें, वो होना चाहिए। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो राष्ट्र है, ये जो जिसके लिए हम पूरा, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, तो हमारा दायित्व क्या बनता है? कभी आपके मन में ये आया क्या? तो मैं बताता हूं कि राष्ट्र को कैसे परिभाषित करेंगे आप, तब हमें लगता है कि राष्ट्र को ना तो हम राजनीतिक ना हम भौगोलिक सीमाओं से कभी नहीं मान सकते हैं। राष्ट्र तो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में जीवित होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ इस अवसर पर कि आपने देखा होगा कि जब कहीं हमारे देश की कोई क्रिकेट, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, यदि उसी का उदाहरण ले लूँ, तो क्रिकेट टीम जब कहीं किसी देश में खेल रही होती है, तो भारत की तरफ से खेलती है, तो आखिरी गेंद पर कहीं छक्का लगाने की स्थिति होती है, तब हम सभी को लगता है, हम ना हमारे हाथ में बल्ला है, ना हमारे हाथ में कहीं फील्ड है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो उस समय हम पूरे टेलीविज़न के ऊपर या हमारे अंदर एक ऐसा जोश आता है कि मैं आज क्या करूं, और वहाँ आपको देखा कि आपके दिलों के अंदर वो जो राष्ट्र है, वो जो राष्ट्र जीवित होता है। और यही कहीं भावना जो है, जैसे कि हम राष्ट्रीय भावना कहते हैं, यहाँ पर हमको ये हमेशा देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर इस प्रकार का जज्बा जो हमारे राष्ट्र के लिए होता है, यही जज्बे से हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए अपनी बलिदानी देते हैं, यही जज्बे से हम काम करते हैं ताकि हमारे राष्ट्र का नाम, हमारे भारत का नाम पूरे
पूरे विश्व में हो सके। हम विश्व बंधुत्व की भावना लेकर चल रहे हैं, तो मैं आज के युवाओं से यही अपील करूंगा कि कहीं ना कहीं वो अपने इन जज्बे को जीवित करते हुए हमारे राष्ट्र को एक विश्व के फलक पर एक गुरु बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद बहुत बहुत। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं उदय सिंह चौहान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में MSc तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। रेडियो दस्तक और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के साथ आज़ादी के गुमनाम नायकों पर आधारित हम इस अनूठे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारी कहानी है बंगाल राज्य से जानकी अथिन्नप्पन की। जानकी जी मलेशियाई भारतीय कांग्रेस की संस्थापक सदस्य थीं और मलेशियाई स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल सबसे शुरुआती महिलाओं में से एक थीं। जानकी मलाया में एक संपन्न तमिल परिवार में पली बड़ी थीं और केवल 18 साल की थीं जब उन्होंने भारतीयों से बोस की अपील सुनी कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए, अपनी लड़ाई के लिए जो कुछ भी दे सकते हैं दे दें। उन्होंने तुरंत अपनी सोने की बालियां उतारकर उन्हें दान कर दी। वह INA में शामिल होने के लिए दृढ़ थी। इस विषय में विशेष रूप से उनके पिता से पारिवारिक आपत्ति भी थी, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उनके पिता राजी हो गए। एक संपन्न परिवार में पली बड़ी वह शुरू में सेना के जीवन की कठोरता के अनुकूल नहीं हो सकी। उनके पहले दिन परोसे गए भोजन ने उन्हें रुला दिया। हालांकि उन्हें धीरे धीरे सैन्य जीवन की आदत हो गई और रेजिमेंट में उनका करियर तब शुरू हुआ जब वह अधिकारी की परीक्षाओं में प्रथम स्थान पर रहीं और महिला रेजिमेंट में सेकंड इन कमांड बन गईं। 1943 के अंत में रसम्मा और जानकी थेवर लगभग 500 भारतीय महिलाओं में से 2 किशोर भारतीय लड़कियां थीं जिन्हें सिंगापुर के वाटरलू स्ट्रीट के झांसी के रेजिमेंटल मुख्यालय की रानी में भर्ती कराया गया था। यहाँ उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनेता की बेटी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन के प्रभार में रखा गया था, जो युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले सिंगापुर में बस गए थे। दैनिक अभ्यास अत्यधिक कठिन था, लेकिन फिर भी इस वीरांगना ने इसका डटकर मुकाबला किया। वह जानती थीं कि उनकी भूमिका आज़ादी दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। एक अखबार में जानकी ने लिखा था कि हम विनम्र और खूबसूरत भले ही हैं, लेकिन कमज़ोर कहे जाने का मैं विरोध करती हूँ। युद्ध के मुश्किल समय में भी महिलाओं ने अपने कदम पीछे नहीं लिए, जबकि कई पुरुषों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वह भारतीय मूल की पहली ऐसी महिला थीं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। निमोनिया के कारण 9 मई 2014 को उनके निज निवास पर ही उनका निधन हो गया। देश आज भी 2 देशों के बीच की कड़ी जानकी जी को सम्मान पूर्वक याद करता है। जय हिंद, जय भारत। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में अभी आपने उदय जी से एक गुमनाम वीर नायक की कहानी सुनी। आइए सुनते हैं देशभक्ति से भरी एक कविता राहुल शर्मा जी की आवाज में। जय श्री महाकाल। मैं कवि राहुल शर्मा एक बार पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। आजादी के गुमनाम नायकों की इन तरानों के बीच मैं अपने समस्त युवा शक्ति को संबोधित करते हुए, क्योंकि 65 करोड़ युवाओं का हिंदुस्तान जिसकी अपार शक्ति से पूरा विश्व आलोकित हो रहा है, ये हमारे भारत के संस्कार हैं। और आज रेडियो दस्तक 90.8 FM जो हमेशा कहता रहा सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और साथ ही साथ शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन, जो अपनी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को उकेरने के साथ साथ कलात्मक दृष्टिकोण से भी पूरे उज्जैन सहित पूरे परिक्षेत्र में, पूरे देश में छाया हुआ है। मैं इनके संयुक्त प्रयासों को प्रणाम करते हुए इसी क्रम में एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं। मैं देश के समस्त उन मेधावी युवाओं तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि
प्रत्येक काली रात के पीछे एक सुनहरी सुबह है जो दोनों बाहें फैलाकर आपका आलिंगन करने के लिए तत्पर हैं, तैयार खड़ी हैं। इसलिए अमूमन होता है कि आजकल का युवा छोटी छोटी बातों से हताश हो जाया करता है, निराश हो जाया करता है और खुदकुशी जैसे गलत कदम उठा लिया करता है। मैं एक सकारात्मकता से युक्त एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं कि हर काली रात के पीछे एक सुनहरी सुबह है जो आपका इंतजार कर रही है। बस इसी भाव को आप अपने अंतस में रखिएगा, क्योंकि लक्ष्य ही जय है अगर तो कर्ण को छलना पड़ेगा, ताप में तपकर अहर्निश स्वर्ण सा गलना पड़ेगा, और लाख होंगी चमक तुझमें जग भला माना ही कब है, सूर्य को भी सूर्य होने के लिए जलना पड़ेगा। आपकी निरंतरता, आपकी नियमितता ही आपकी थाती है, आपका वैभव है, आपकी संपत्ति है, इसे बनाए रखें। मैं गीत प्रारंभ करता हूं समस्त युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कि हार कर थकना नहीं इस जिंदगी की दौड़ में, हार कर रुकना नहीं इस जिंदगी की दौड़ में, लाख राहें होंगी पैदा जिंदगी के मोड़ पे, लाख राहें होंगी पैदा जिंदगी के मोड़ पे, कर्म की शक्ति से सारा, कर्म की शक्ति से सारा जग पिघलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी। एक पत्थर चोट खाकर देव कहलाया सदा। प्रत्येक व्यक्ति जो भी आज महान बना है वो अपने संघर्ष से बना है। जिस पत्थर ने हथौड़ी और छेनी की चोट सहने से इंकार कर दिया वो जीवन भर पत्थर बना रहा, कभी भी मूर्ति का आकार नहीं ले सका। तब कहता हूं कि एक पत्थर चोट खाकर देव कहलाया सदा, जो चढ़ा ऊपर उसी को सबने सहलाया सदा। प्रण प्रबल हो साधना के साध्य चाहे गौण हो, लक्ष्य के संधान को तत्पर हमेशा द्रोण हो मुखर सब प्रश्न अपने जो स्वयं से है किए, अंध का सब नाश कर दे आस के सारे दिए, अंध का सब नाश कर दे आस के सारे दिए। तो वक्त है अंतस की चिंगारी सुलगना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी। और इस सृष्टि में अगर परमात्मा ने कुछ श्रेष्ठ बनाया है तो वो है मनुष्य। मनुष्य में अपरिमित शक्ति होती है, अनंत शक्ति होती है। उस शक्ति के माध्यम से वो जो चाहे वो कर सकता है। निवेदन करता हूं कि तू अगर चाहे तो तूफान की गति को मोड़ दे, तू अगर चाहे तो तूफानों की गति को मोड़ दे, तू अगर चाहे तो हर एक चक्रव्यूह को तोड़ दे, तू अगर चाहे तो धरती से गगन को जोड़ दे, मृत पड़ी काया में नूतन श्वास अपनी छोड़ दे, मृत पड़ी काया में नूतन श्वास अपनी छोड़ दे। तुझसे उम्मीदें बहुत हैं सृष्टि के भगवान की, तू मुखर मूरत है लगती जीत के आवाहन की। तो हार को सुरसा सदृश, हार को सुरसा सदृश तुझको निगलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी। और आवाहन की पंक्तियां, गीत का अंतिम पद। अब उठो आकाश सारा मुट्ठियों में भींच लो, अब उठो आकाश सारा मुट्ठियों में भींच लो, स्वेद की बूंदों से अपनी मंजिलों को सींच लो। गर इरादा है तो पत्थर में सुमन खिल जाएंगे, द्वार पर सारे शगुन कर जोड़ कर मिल जाएंगे, द्वार पर सारे शगुन कर जोड़ कर मिल जाएंगे। अब उठो जागो धरातल पर नवल इतिहास गढ़, जीत कर दुनिया को अविजित शक्ति के एहसास पढ़। तो आज है मेरा इसे कल में बदलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ
सूरज निकलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ, सूरज निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं राजकुमारी जी से एक और गुमनाम वीर नायक की अमर गाथा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी बाथम जीटीसी दशहरा मैदान में प्राणिकी शास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय की पूर्व छात्र रही हूँ। आजादी के इस अमृत महोत्सव की कड़ी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री शामल दास गांधी के बारे में, जिन्होंने जूनागढ़ को भारत में विलय करने में काफी मदद की थी, जिनका जन्म 1897 में पोरबंदर राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम लक्ष्मीदास उर्फ कालीदास करमचंद गांधी था। माता का नाम नंद कुंवर गांधी था। वह महात्मा गांधी के भतीजे थे। श्री शामल दास गांधी एक पत्रकार थे जो शाम के समाचार पत्र जन्मभूमि में पत्रकार थे, जिसमें उन्होंने 1937 से 1940 तक उप संपादक तथा संपादक के रूप में काम किया। उसके बाद उन्होंने खुद का गुजराती दैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम शुरू किया। वह राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय थे। वह काठियावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। जून 1947 में बॉम्बे में आजाद मैदान में आयोजित काठियावाड़ प्रजा सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में उनका स्वागत किया गया, क्योंकि उन्होंने काठियावाड़ की रियासतों के एकीकरण के संबंध में जाम समूह योजना का विरोध किया था। 1947 में जब जूनागढ़ राज्य के नवाब ने अपने राज्य को पाकिस्तान में सम्मिलित किया, तो श्री शामल दास गांधी UN डेबर और जूनागढ़ प्रजामंडल के सदस्य 19 अगस्त को वंदे मातरम के कार्यालय में मिले। 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ समिति नामक एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें शामल दास गांधी शामिल थे। श्री शामल दास गांधी ने VP मेनन से मुलाकात की और जूनागढ़ राज्य की एक निर्वासित अस्थायी सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। 25 सितंबर 1947 को शामल दास गांधी की अध्यक्षता में निर्वासित अस्थायी सरकार की घोषणा बॉम्बे के माधव बाग में एक सार्वजनिक बैठक में की गई। इस सरकार में श्री शामल दास प्रधानमंत्री बने और विदेश मंत्रालय भी उनके द्वारा संभाला गया। अस्थायी सरकार ने 40 दिनों में 160 गांवों को अपने अधीनस्थ किया तथा 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत संघ में शामिल हो गया। 6 महीने बाद श्री शामल दास गांधी को 1 जून 1948 को जूनागढ़ के प्रशासक के रूप में चुना गया। दिसंबर 1948 में सौराष्ट्र की संविधान सभा के लिए निर्विरोध चुने गए 7 सदस्यों में श्री शामल दास गांधी भी एक थे। इन 7 सदस्यों ने जूनागढ़ के विलय के लिए मतदान किया और जनवरी 1949 में जूनागढ़ सौराष्ट्र में शामिल हो गया। श्री शामल दास गांधी ने 25 जनवरी 1949 से 18 जनवरी 1950 तक सौराष्ट्र राज्य के राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया। 8 जनवरी 1953 को उनका निधन हो गया। श्री शामल दास गांधी को आज जूनागढ़ और गुजरात में एक देशभक्त और नायक के रूप में याद किया जाता है। उनके नाम पर कई स्कूल, पब्लिक फाउंडेशन और अस्पताल हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव है तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम,
ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक के अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। You're listening to Ujjain's first radio. Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।